नमस्कार, मैं विनीत सर आप सभी का एक बार फिर से AKVR 555 क्लासेस पे स्वागत करता हूं। ठीक है, आज की क्लास जो होगी वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होगा। तो अभी तक 15 सितंबर हो चुका है, आपको बहुत कम समय बचा हुआ है, खासतौर पर वो जो अभी शुरू करेंगे, अपने पढ़ने की शुरुआत कर रहे होंगे उनके लिए। तो क्या है कि अब रफ्तार से पढ़ने की आवश्यकता होगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आप लगातार सभी को बराबर समय दें, पढ़ाई करें। देखिए, कोचिंग का रोल सिर्फ 55 से 60% होता है, 40% आपको खुद से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। प्राइवेट जो हेल्प बुक होती हैं उनको साथ में जोड़ते हुए जो भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाएं उनको आप बुक से ज़रूर पढ़ें। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आप 90+ कोई रोक नहीं सकेगा आपको पाने में। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन या फिर टीचर के भरोसे नहीं रहिएगा। ठीक है, तो आपको अपने से भी पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम देर ना करें, शुरू करें। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में जो टॉपिक होते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और उसके नियम देखेंगे, परावर्तन के नियम। फिर उसके बाद हम दर्पण पढ़ते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। तो गोली दर्पण में क्या होता है, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, समझिएगा, एक अवतल दर्पण होता है और एक होता है उत्तल दर्पण, आपको पता होगा उत्तल दर्पण। तो उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हम अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद लेंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो महत्वपूर्ण होगी, आप एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे, आपको समझना जो है बहुत सरलता से आता रहेगा और आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, ये 11th क्लास में आप विधिवत पढ़ेंगे। अब इस 10th में इसका टॉपिक भी नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, सीधा हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ना शुरू करेंगे। तो जिससे पहले कि हम ये सब पढ़ें, हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, बेसिक जो जरूरी है जानना, जिससे हमको एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि हम इस टॉपिक अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वस्तुएं दिखाई कैसे पड़ती हैं। देखिए, वस्तुएं हमें तभी दिखाई देंगी कि जो भी, जैसे ये मार्कर को हम देखना चाहते हैं तो वो लाइट जो लगी, लाइट से प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई यानी आई, फिर परावर्तित हुई, टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पहुंची, तभी हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे ऐसे कर खड़े हो जाए तो प्रकाश की किरण तो उधर आ रही है, आपतन के बाद परावर्तित हो रही है, लगातार आपकी तरफ भी जा रही है, तो आप इस मार्कर को देख पा रहे हैं। अब इसकी परावर्तन की किरण हमारे तो इधर आ रही है, आंखों में तो जा नहीं रहती, इसलिए हमको ये मार्कर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु तभी दिखाई देती जब जलने वाली, जो भी जल रही होती है, जलने वाली वस्तुओं को दीप्त वस्तु कहते हैं। जब दीप्त वस्तुओं से प्रकाश किसी वस्तु में पड़ती है तो पड़ने के बाद जब वो परावर्तित होकर आंखों में पहुंचती है तभी हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसी को, जो टकराने के बाद जो परावर्तित हो रही है, इसी को परावर्तन कहते हैं। देख लेते हैं परावर्तन कैसे होता है। चीजों को समझिएगा, डायरेक्ट अगर बुक पढ़ाएंगे तो फिर वो तो एकदम बुक जैसा हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेज है, मेज में देखिए क्या ये चिकनी सरफेस होती है, क्या वो चमकदार होती है? नहीं, ना वो चिकनी होती, स्मूथ होती है, ना वो एकदम चमकदार होती है। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं, टकराने के बाद कोई इधर जाती है, कोई इधर जाती है, कोई ऐसे जाती है, कोई ऐसे जाती है। तो एक गुच्छे के तौर पे नहीं जाती कि सारी किरणें आए टकरा के एक डायरेक्शन में चली जाए, ऐसा नहीं होता। ये चारों दिशाओं में ऐसे फैलती चली जाती हैं। तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन तो यहाँ हो रहा है, लेकिन एक फिक्स परावर्तन नहीं देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कोई ऐसी ऐसी सरफेस है, प्रकाश की किरण कुछ तो इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी, तो इसे प्रकाश का परावर्तन नहीं कहेंगे। परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत क्या है, एक लगभग अधिकांश किरणों का एक ही माध्यम में परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए परावर्तन होना। जैसे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई एक, ये हमने क्या, कोई पारदर्शी यानी कांच लिया, कांच को क्या किया, एक तरफ हमने उसमें कोटिंग कर दिया। कोटिंग मतलब कलाई करना। ठीक है, याद रखना, कांच के पीछे जो लेपन लगा रहता है उसे कहते हैं रेड ऑक्साइड। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, रेड ऑक्साइड। अगर कोई पूछे कि कांच के पीछे किसका लेपन होता है तो आप क्या बताएंगे, रेड ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये कैसी सरफेस है, चिकनी है, समझिएगा, चिकनी चमकदार है, ठीक है, और इसमें पॉलिश की गई है। ठीक है, किसका, रेड ऑक्साइड का पॉलिश लगा हुआ है। जब कोई सरफेस बहुत चिकनी, चमकदार, पॉलिशदार होती तभी वहां प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आएंगी, ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण जब आएगी तो यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हवा है, ये हवा में आई और टकराने के बाद उसी में हवा में ही चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि
प्रकाश ये माध्यम हो गया, हवा में आई, हवा में चली गई, वो एक माध्यम हो गया। तो इसका जहां पे टकराती है, यहां पे एक 90 डिग्री का हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है। प्रकाश का किसी चिकनी, चमकदार, पॉलिशदार सतह पर आपतित होना, आपतित होने के बाद उसी माध्यम में, जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में वापस चले जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देख लीजिए यहां पे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम सीखते हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण, ये 3 शब्द आपको याद रखना होगा। ठीक है। जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार, ठीक है, चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, चिकने चमकदार सतह पर आपतित होती है, समझिएगा, होती है, तो टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटना, उसी माध्यम में अधिकांश किरणों का वापस जाना, अधिकांश किरणों का वापस जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में अधिकांश किरणों का वापस जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये किरण आई, आपतित हुई, तो इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। समझते चलिएगा। ठीक है। और जो हवा में उसी माध्यम में वापस चली गई, इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, आपको समझ में आया होगा। ये आने वाले को आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे ये टकरा रही है इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। एक एक चीजों को जानते रहिएगा। आपतन बिंदु, आप जब इनको नहीं जान पाएंगे तब दिक्कत होगी। इसे आपतन बिंदु कहेंगे। यानी कि तो आने वाली जो किरण है ए ओ, ये ए ओ आई है, अब यहाँ पे टकराने के बाद जो गई है ओ भी क्या है? परावर्तित किरण है। एन से लगा के ओ तक जिस आपतन बिंदु पर 90 डिग्री पर जो एक लाइन हम कल्पना करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। ठीक है। तो ये है अभिलंब और आपतन। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। और आई से लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अभिलंब और परावर्तित किरण जो है उनके बीच के जो कोण बनता है उसे आर कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हटाएंगे। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में अधिकांश किरणें वापस लौट जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पे हमने देख लिया, जो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये एम से लगा करके एम डैश तक जो ये लिखा है ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है आपका, है कि नहीं? परावर्तक पृष्ठ। देख लेते हैं कि यहाँ नीचे तक दिखाई पड़ रहा है, अन्यथा हम पढ़ाते चले जाएं, नीचे दिखे ना तो दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक। अब देखिए परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं। परावर्तन के नियम, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से जान लीजिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यानी यहाँ पे क्या होगा समझ लीजिए। आपतित किरण क्या है? आपतित किरण समझते जाइएगा। आपतित किरण किसे कहेंगे? ए ओ हमारी आपतित किरण है। टकराने के बाद जो जाने वाली यानी कि जो ओ बी है वो हमारी क्या है? परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक। एनओ, एनओ हमारा क्या है? अभिलंब है। और ये क्या है? एम डैश जो है हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और ओ हमारा आपतन बिंदु। इसको याद रखिएगा। ये एक एक चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे क्या है? तो लिख लीजिएगा कि
परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से आप बता सकते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसके हम सीखेंगे। ठीक है, परावर्तन के दो नियम कौन से होते हैं हम सीखेंगे। यहाँ पे इसको हम हटा ही दे तो अच्छा है, ताकि हमको आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। तो ये टॉपिक्स को हम आज जरूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या लिया था, एक चिकनी और बहुत ही पॉलिशदार चमकदार सरफेस लिए थे। ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दिया था, एम डैश। ठीक है, ये हमारी एक परावर्तन, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही स्मूथ था, हम नीचे हमने क्या किया, रेड ऑक्साइड का लेपन कर दिया। उसके बाद यहाँ से प्रकाश की किरण आती है। ठीक, आने के बाद यहाँ पे टकराई, ये आपतित किरण हुई, टकराने के बाद ऐसे वापस चली गई, तो आने वाली किरण क्या कहलाई थी, आपतित किरण। समझते चले जाइएगा, आपतित किरण। और जो जिस बिंदु पर टकराई थी इसे क्या नाम दिया गया था, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। उसके बाद जो किरण टकरा के गई थी इसे क्या कहा गया था, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, और जिस बिंदु पर आपतन बिंदु पर टकराई थी वहां पे 90 अंश के कोण बनाते हुए एक हम अभिलंब खींच लेंगे। ठीक है, अभिलंब, इसे नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं इसलिए एन से लिखते हैं। ठीक है, अभिलंब, इनका नाम आप सीखते रहिएगा। ठीक है, सीखते चले चलिए। ठीक है, और इधर क्या है, ये अभिलंब, यहाँ पे आपतन कोण था, ये क्या है, परावर्तन कोण था। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण की तरफ है ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण की तरफ है, इसीलिए इस कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आपको याद हो गया होगा। अब देखिए परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसी से आपको निकल के आएंगे। जैसे क्या, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AOB, ध्यान दीजिएगा, यहां से समझ में आ जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे लंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस यही लिखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो लिख लेते हैं, आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब। आपतन, गलत हो गया, आपतन बिंदु पर लंब, आपतन बिंदु पर लंब, लंबवत, अभिलंब, तीनों का नाम हो गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, MN डैश पे। ठीक, ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। अब देखो दूसरा नियम क्या है, बहुत पेपर में आता है। ठीक है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, तो प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, देखिए, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश के कोण पे आई है ना, तो ये 30 अंश के कोण पे जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपतित किरण नहीं, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R, समझिएगा, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। ये चीज समझ लीजिए, कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। थोड़ा हम देख ले, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम आपका क्या है कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज समझिएगा, अब हम आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देते हैं, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पे ये सरफेस है, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़ है। अब देखिए यहाँ से किरण आई,
अब ये तो इधर उठी हुई है तो किरण हो सकता है ऐसे चली जाए, तो जब हम यहाँ 90 डिग्री खींचेंगे तो ये आई अलग नाप का हो जाएगा, ये आर अलग हो जाएगा। हो सकता है कि ये किरण आई टकरा करके इधर ही वापस आ जाए। हम 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करेंगे तो कोई कोण और कोई कोण और, तो ये जो परावर्तन के नियम को फॉलो ही नहीं करेगा। यानी एंगल आई एंगल आर सदैव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो खुरदुरे सरफेस पे हम परावर्तन नहीं देखेंगे। खुरदुरे सरफेस को हमको क्लास 10th में पढ़ना नहीं है, हमारी चिकनी और स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। अब समझ लीजिए जैसे यहाँ पे कहें, जैसे ये किरण आई टकरा करके ऐसे गई, अगर हम यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, अगर इधर 60 डिग्री एंगल बना होगा तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अगर दूसरी किरण आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात इधर जाती है, फिर हम 90 डिग्री बनाएंगे। अगर ये 30 डिग्री पे आई है, यानी आपतन कोण अगर आई है तो परावर्तन कोण कितना होगा, वही 30 डिग्री होगा। एक बार फिर से देख ले, एक किरण आई और इधर गई, अगर यहाँ पे आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, 45 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी चमकदार सरफेस पे कोई किरण आपतित होती है तो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वो वापस जाती है। किसके तौर पे, जो अभिलंब होता है उसी के दोनों ओर। ठीक, तो ये 2-3 नियम हो गए। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, देखिए कौन से प्रश्न बन जाते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ यहीं पे देख समझा देते हैं आपको। ठीक है, इसको आप नोटिस करिएगा। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे सॉरी और छोटा दूसरा ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लिया। अब उसके बाद ये एंगल पूछ लेगा, अब पूछेगा ऐसे दे देगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। तो अब अच्छा ये बताइए, अगर ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कोण आई हमेशा कोण आर के इक्वल होता है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये आई अगर 30 डिग्री है तो ये आर भी 30 डिग्री होगा, तो एंगल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको यहाँ से आर 30 डिग्री पता चल जाएगा। अगर ये समकोण है तो अगर ये 30 है तो यहाँ पे कितना होगा, तो सीधी सी बात, अगर ये समकोण है 90 डिग्री बना रहा तो ये कितना हो जाए, 30 हो गया, तो यहाँ पे 50 अंश होगा। तो इसका मतलब क्या हो, NOB एंगल NOB प्लस BON एंगल BON, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे 30 पता चल गई, तो एंगल BON है ना, समझिएगा इधर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जब उधर जाएगा तो एंगल BON इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 30, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 30 जब माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं पे भी एंगल दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और भी हम अगर जानने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर हम यहीं पे दे दे 50 डिग्री या फिर और दे दे 60 डिग्री, यहाँ ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूछ ले तो कैसे बताएंगे भाई, अगर ये 60 है तो ये 90 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, तभी तो 60 30 90 होगा, क्योंकि समकोण पे है। तो अगर ये 30 हो गया तो भाई ये भी 30 हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं, यहां पे गलती हो गई, देखिए 30 है तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 में 30 माइनस करेंगे 60 डिग्री आएगा। ठीक, ये तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 30 था तो यहाँ पे 60 और 30 90 होता है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। देखिए वीडियो एडिट नहीं कर पाते हैं हम, और वीडियो एडिट करनी भी नहीं है, तो आप समझ लीजिए गुंजाइश गलती की बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम आप सीख लिए हैं। अब समझते हैं हम दर्पण के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण। अब हम क्या सीखेंगे, समतल दर्पण किसे कहेंगे। ठीक, समतल दर्पण सीख लेते हैं। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण क्या होता है कि अगर हम किसी के सम्मुख खड़े हो जाएं तो हमको अपना आईना, अपना चित्र प्रतिबिंब दिखने लग जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण भी होता है, एक समतल दर्पण, तो हमको सिर्फ समतल दर्पण पढ़ना है। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण एकदम सीधा होता है ऐसे। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई किरण, देखो प्रतिबिंब जो बनते हैं, एक चीज समझ लीजिए, प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार अगर जान लिया जाए तो 2 प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, ठीक है, और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। इनके बारे में आपको जानना होगा। आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है कि देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, समझिएगा ध्यान से। अब प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इधर टकरा गई, कम से कम किसी भी इमेज को बनने के लिए
किसी भी इमेज को बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। या फिर हम और अच्छे से समझा दें, जैसे मान लीजिए गोली दर्पण है, यहाँ से एक किरण इधर आई, ये किरण, एक किरण और आई, ये आकर के टकराई, देखो परावर्तन के पश्चात ये किरण, परावर्तन के पश्चात ये किरण वास्तव में मिल गई, तो इसे कहेंगे रियल इमेज यानी वास्तविक इमेज। परावर्तन के पश्चात अगर किरणें वास्तव में मिल जाती हैं, परावर्तित किरणें, तो उसे रियल इमेज कहेंगे, वास्तविक इमेज। अगर ठीक है, प्रतिबिंब, अगर कोई किरण मान लीजिए परावर्तन के पश्चात इधर आ रही है, ये वाली इधर जा रही है, तो ये तो इधर चली गई, ये वाली इधर दूर चली गई, तो ये मिलेंगे ही नहीं क्योंकि फैल रही हैं। तो ये इधर जब पीछे हम इमेजिन करेंगे तो पीछे मिलाएंगे, तो इसे कहते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण जो हम घरों में यूज करते हैं वो क्या है, एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसे आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, इससे समांतर प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो 90 डिग्री पे पड़ेगी, तो किरण वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, उसी रास्ते से। इधर से अगर कोई किरण जाएगी तो ये इधर को टकरा के चले जाएगी, तो ये परावर्तित किरण तो सीधा इधर जा रही है, ये परावर्तित किरण इधर जा रही है, तो कहाँ मिलेगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम पीछे इमेजिन करें ऐसे, तो यहाँ पे बनती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है, इसकी इमेज यहाँ पे बनती नजर आ जाएगी। यही समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। व्यक्ति जितना इधर खड़ा रहता है दूर, उतनी ही दूर पीछे प्रतिबिंब बनता है, और ये क्या है, आभासी बनता है। तो ठीक है, तो हम समतल दर्पण के बारे में 2-3 चीजें समझेंगे, ठीक। तो आप समझ गए कि क्या होता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। याद रखिएगा, जब हम टीवी देखते हैं, सिनेमा घरों में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ये हमारी जो होती हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा, हमेशा पेपर में बनता है कि सिनेमा घरों में जो हम लोग सामने बैठ के देखते हैं कैसा प्रतिबिंब होता है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। जो हम घरों में बैठ कर शीशे के सामने अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा देखते हैं, वो एक आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, सदैव याद रखिएगा। तो चलिए हम समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। एकदम डिक्टो याद रख लीजिएगा, यहां से पेपर बनता ही बनता है, ठीक, पेपर में फंस जाएगा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहां पे सीखेंगे, समतल दर्पण में आप जितने बड़े हैं आपका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये समतल दर्पण में, समझिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर होती है, सदैव वस्तु के बराबर बनती है, ठीक है, ना छोटा ना बड़ा, ठीक। एक ये आप सीख लिए। और इसके बाद समतल दर्पण में और क्या सीखेंगे, समतल दर्पण में इनको एक याद रखिएगा। समतल दर्पण में वस्तु जितने सामने होगी, वस्तु दर्पण के सम्मुख जितनी दूरी पे होगी, सम्मुख जितनी दूरी पे होगी, जितनी दूरी पर होगी वस्तु, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे दर्पण के बनेगा, दर्पण के बनेगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आपने सीखा कि वो हम सदैव क्या है, वस्तु के बराबर बनता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ठीक है, ये सीख लिए। और हमने क्या सीखा अभी तक, और हमने अभी ये सीखा कि समतल दर्पण के सामने व्यक्ति जितनी दूर पर जितना दूर दर्पण के सामने खड़ा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है, ठीक। अगर हम अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे। समतल दर्पण, समझिएगा, समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आधी ऊंचाई का
दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, दर्पण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर वो 3 मीटर ऊंचा है तो अगर उसको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो 1.5 मीटर का ही समतल दर्पण होना चाहिए, यानी कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण उसके आधे लंबाई का होना चाहिए। एक ये देख लिया आप, ठीक है। आइए, एक आप जान लिए, दूसरा जान लिए, 3 जान चुके हैं, चौथा जान लिए हैं, और इसकी और क्या जानकारी होनी चाहिए, लगभग 4 ही होगी। देख लेते हैं थोड़ा बुक से, इतनी ही है जहाँ तक हमारे हिसाब से तो, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, हाँ इतना ही है। अब आगे देख लिया जाए, थोड़ा इसके बारे में समझा जाए, ठीक। देखिए इधर समझाते चले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये समतल दर्पण है आपका, यहाँ पे अगर ये व्यक्ति है, ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर कोई मान लीजिए वस्तु है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेगा यहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो ये प्रश्न कई बार दे देता है कि किसी समतल दर्पण के सम्मुख 15 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो सेम टू सेम 15 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अगला प्रश्न ये पूछ लेता है कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण के सम्मुख जितनी दूर पर होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा। एक प्रश्न और देख लीजिए, जैसे समतल दर्पण ये है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक आदमी है, ये खड़ा है यहाँ पे, 160 सेंटीमीटर का है, कितने का, 160 सेंटीमीटर का। अब यहाँ दर्पण से कितनी दूर पे खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण से मान लीजिए ये 100 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, कितना, 100 सेंटीमीटर दूर। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, 100 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, इस समतल दर्पण के सामने व्यक्ति जितनी दूर खड़ा रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो हमने यहाँ पे ये सीख लिया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछा करता है। और थोड़ा सा घुमा करके अगर पूछने की कोशिश करेगा तो पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए 100 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर आगे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, तो भाई इधर 20 कम आ गया तो ये भी तो इधर 20 आ जाएगा कि नहीं। तब पूछेगा कि व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो पहले 100 था, 20 इधर कम हुआ, 20 इधर कम हुआ, तो यानी कि 80 इधर हुआ, 80 इधर हुआ, तो 80 80 160, तो 160 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी होगी। इस तरह से प्रतिबिंब पूछा जाता है। देखिए समतल दर्पण पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। तो जैसे एक प्रश्न और बन जाए, जैसे मान लीजिए यही वाला देख लीजिए, जैसे 160 सेंटीमीटर था ये बच्चा, 160 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो बताइए इसको कितनी ऊंचाई का दर्पण की जरूरत पड़ेगी कि ये पूरा अपना बढ़े, ऊपर से नीचे तक अपना चेहरा देख सके। तो इसके लिए क्या करेगा, ये 160 का आधार कितना होता है, 80, तो इसका मतलब क्या है, अगर 80 सेंटीमीटर का समतल दर्पण है तो वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये समतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो हमने आपको बताए। इसको एकदम याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा। तो प्रकाश का परावर्तन हमने सीखा, परावर्तन के नियम सीख लिए, समतल दर्पण सीख लिए। समतल दर्पण में एक बात याद रखिएगा, एक बात और याद रखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक। कोई कह दे कि 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, तो ऐसे ना लिखिएगा, अनंत होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, एक ये सीख लीजिएगा। और समतल दर्पण से जो प्रश्न बन सकते हैं, तो हाँ एक और जान लीजिए कि समतल दर्पण के बारे में कि अगर जो भी प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये व्यक्ति था यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब यहाँ था, इन दोनों को मिलाने पे दर्पण पे 90 डिग्री का एंगल बना है। ये चीज याद रखिएगा, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में जो मिलाने वाली जो रेखा होती है दर्पण पे लंब होती है। प्रतिबिंब और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है वो दर्पण पे लंब होती है। ये पेपर में 2018 में आया था। प्रतिबिंब व दर्पण को मिलाने वाली रेखा, प्रतिबिंब व वस्तु को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है, दर्पण पर लंब होती है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा ऐसा, याद रखिए।
तो इस तरह से हमने सीख लिया समतल दर्पण के कुछ गुण सीख लिए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीख लिए। तो आज की वीडियो उम्मीद करते समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं और समतल दर्पण क्या है। इसके बाद हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे जिसमें अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा और इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है, धन्यवाद।